हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो आधारित है जीव विज्ञान कक्षा 11 के लिए पाठ्य वीडियो है जीव जगत यानी कि अध्याय 1 जीव जगत पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 जीव जगत। जीव जगत कैसा निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंड पर्वत, पर्णवाती वन, महासागर, अम्लीय यानी कि मीठा, जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों में जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सरपट दौड़ते हैं घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी शाक की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में अमृत गतिविधियाँ से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में दो निर्वाध प्रश्न है। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है, इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है। दूसरा प्रश्न दर्शनीय है, यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे, हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। जीव जगत में विविधता। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट पक्षी, पालतू अथवा प्राणी व पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आँखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही रहते हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव को आप देखते हैं किसी एक जाति का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीच की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यह स्पष्टीकरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक देश के विभिन्न प्रकार यानी विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव की विषय में चर्चा कर सकें तो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो जाएगी। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। यह प्रतिक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हों कि यह नाम किस जीव का है। इसे पहचानना कहते हैं। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रतिक्रिया बनाई है। इस प्रतिक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सामान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर यानी ICBN में दिया गया है। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्गीकृतों
के इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल या नोमेनक्लेचर ICJN बनाया गया है। वैज्ञानिक नाम तथा यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकें। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। जीव विज्ञानी ज्ञात जीवन के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को, जिसमें दो नाम से दो घटक होते हैं, उसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियम से सुझाया जाता है, यानी सुझाया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंजीफेरा वंश नाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीसीज अथवा जाति संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। उनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। नंबर 2, जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो शब्दों में दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना होता है। एक रेखांकन इनके लैटिन उद्भव को दिखाता है, यानी यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। नंबर 4, पहला अक्षर जो वंश का नाम को बताता है वह बड़े अक्षर को में पहचानना चाहिए, यानी वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। तो इसमें क्लियर है कि पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में, पहला अक्षर जो है वो बड़ा होना चाहिए। जो जाति पद को समझाता है उसमें पद का छोटा अक्षर होना चाहिए। मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंतः में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरणतः मैंजीफेरा इंडिका यानी लिन, जिसका अर्थ है सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लिनियस ने किया था। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग संभव है, इसीलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकरण किया जा सके। उदाहरण के लिए हमें पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे कि हम उन शब्दों का उपयोग करते हैं, उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जिसमें उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जबकि आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखेंगे, न कि बिल्ली को। अब यदि एल्सेनियन के विषय में सोचें तो हमें पता लगता है कि हमें किस विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो तो हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाह्य कान और शरीर में बाल होते हैं। इसी प्रकार पौधे, यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा ही आएगा। इसीलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं जिनका उपयोग हम पढ़ने के लिए करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। इसको यहाँ
आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टैक्सा हैं, गेहूँ भी एक टैक्सा है, इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता या ये सभी टैक्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी व स्तनधारी प्राणी है? इसीलिए प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बनाता है। इसीलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकरण कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिकी रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव को परिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक हैं और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार पर हैं। इसीलिए विशेषीकरण, पहचान यानी अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रकरण प्रणाली हैं जो वर्गीय यानी वर्गीकरण विज्ञान के आधार पर हैं। वर्गीय कोई नई नहीं, मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अत्यधिक जानने का प्रयत्न करता है, विशेष रूप से उसके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपने मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते हैं। इसीलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित है। काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की यह शाखा को वर्गीकरण पद्धति यानी सिस्टमैटिक कहते हैं। सिस्टमैटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया है। अगला है वर्गीय संवर्ग। वर्गीय संवर्ग एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। क्योंकि संवर्ग समस्त वर्गीय व्यवस्था है, इसीलिए इसे वर्गीय संवर्ग कहते हैं और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकरण पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्गक यानी टैक्सॉन कहते हैं। वर्गीय संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद टांगें होती हैं, जिसका अर्थ है कि कीट स्वीकारनीय स्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है। इसके लिए एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बढ़ाता है। ये वर्गीकरण वर्ग यानी संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, न कि केवल आकारीय समूहन। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकरण अध्ययन के समान संवर्ग जैसे जगत यानी किंगडम, संघ यानी फाइलम अथवा भाग यानी पौधे के लिए यूज किया गया है। यहाँ पर वर्ग यानी क्लास, गण यानी ऑर्डर, कुल यानी फैमिली, वंश यानी जीनस तथा जाति यानी स्पीसीज का विकास हुआ। पौधों तथा प्राणियों में दोनों में स्पीसीज सबसे निचले वर्ग में आती है। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता विशिष्ट अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होता है। यह सामान्य प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। अगला है स्पीसीज यानी जाति। वर्गीय के अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से या उनके आवकरणीय या अधिकारीय विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मेजाफिरा इंडिका
यानी आम, सोलेनम ट्यूबिरोसम यानी आलू तथा पैंथरा लियो यानी शेर की से उदाहरण ले सकते हैं या शेर का उदाहरण ले सकते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबिरोसम तथा लियो जाति संकेत पद हैं, जबकि पहले शब्द मेजिफेरा, सोलेनम तथा पैंथरो वंश के नाम हैं और यह टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों में इनमें आकारणीय गुण समान हो इनको, और यह टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों में इनमें आकारणीय गुण समान हो इनको यह दर्शाता है। उदाहरण, पैंथरा एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रिसम या नाइग्रीम मेलांजेना भी आते हैं। मानव की जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आता है, इसीलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। अगला है वंश यानी जीनस। वंश में संबंधित स्पीशीज एक वर्ग आता है जिसमें स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीच का एक समूह है। उदाहरण, आलू, टमाटर तथा बैगन, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आते हैं। शेर यानी पैंथरा लियो, चीता पैंथर पारडस तथा पैंथर टिग्रिस जिनमें बहुत से गुण हैं वे सभी पैंथरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फेलिसिस जिनमें बिल्ली आती है उनसे भिन्न है। अगला है कुल यानी वंशज। अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों की कायिक तथा जनन गुण में है। उदाहरणार्थ, पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसिस कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पैंथरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं उनको फेलिस बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखे जाते हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखें तो आपको दोनों में समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेंगी। उन्हें क्रमशः 2 विभिन्न कुलों यानी कैनिडी तथा फेलिडी में रखा गया है। अगला है गण यानी ऑर्डर। आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीशीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्गीय संवर्ग की पहचान लक्षणों का समूह के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुल शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कोनवोलियसिस या सोलेनेसिस को पॉलीशोइनलस गुण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणी कारोनिवोरा गुण में फेलिडी तथा कैनेडी कुलों को रखा गया है। अगला है वर्ग यानी क्लास। इस संबंध में संबंधित गुण आते हैं। उदाहरणार्थ, प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिबान आते हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ते आते हैं। इनको मेमोलिया वर्ग में रखा गया है। इसीलिए अतिरिक्त मेमोलिया वर्ग में एक अन्य गण आते हैं। अगला है संघ यानी फाइलम। वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, अभयचर, शशिसर्प, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर समवर्ग जिसे संघ कहते हैं, इसका निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों में रखा गया है, जैसे पृष्ठ ऋजु यानी नाटोकार्ड तथा पृष्ठीय खोखला
तांत्रिक के होने का आधार पर कार्डेटा संघ को रखा गया है। पौधों के इन वर्गों, जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं, को उच्चतर संवर्ग बाग डिवीजन में रखा गया है। अगला है जगत यानी किंगडम। जंतु की वर्गीकी तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतर संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग यानी डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक जगत यानी एलिमेंडिया में रखा गया है, जिससे कि उन पौधों से अलग किया जा सके, जिनको कि उन पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। इनमें स्पीशीज को लेकर जगत तथा विभिन्न वर्गीय संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग हैं। यद्यपि वर्गीय वैज्ञानियों ने इस पदानुक्रम में उप संवर्ग भी बताए हैं। इनमें विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। चित्र नंबर 1.1 में पदानुक्रम को देखो। क्या आप इस व्यवस्था के आधार पर स्मरण कर सकते हो? उदाहरण के लिए, जैसे हम स्पीशीज की जगत और ऊपर जाते हैं, वैसे ही समान गुणों में कमी आती जाती है। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं, उसी स्तर पर अन्य टैक्सा के संबंध में निर्धारित करने अधिक कठिन हो जाता है। इसीलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। तालिका नंबर 1.1 में कुछ सामान्य जीवों जैसे घरेलू पक्षी, मानव, आम तथा गेहूं के विभिन्न वर्गीय संवर्गों को दिखाया गया है। वर्गीय संवर्ग सहित कुछ जीवों के नाम नीचे श्रेणी में लिखे हुए हैं। इनमें हम देख सकते हैं, जैसे सामान्य नाम मानव, घरेलू मक्खी, आम और गेहूं। तो इसका जैविक नाम आम मानव है, इसका जैविक नाम होमो सेल्फियनियस है, वंश इसका होमो है, कुल इसका जो है वो होमोनिडी है, गण जो है वो प्राइमेट है और वर्ग जो है वो मिलेनिया है और संघ जो है वो कार्डेटा है। इसी तरह घरेलू मक्खी आपने नेक्स्ट चित्र में दिखाया गया है। घरेलू मक्खी, इसका जैविक नाम है मस्का डोमेस्टिका और वंश है मस्का, कुल है म्यूडिसी, गण है ड्यूप्टेरा और वर्ग है इंसेक्टा और संघ है आर्थोपेडा। इसी तरह आम है। आम का जैविक नाम है मेंजीफेरा इंडिका, वंश है मेंजीफेरा, कुल है एनाक्रिडिसी, गण है सेपिडेनल्स और वर्ग है डाइकोटिलिडीनी और संघ है एंजियोसर्मी। अगला है गेहूं। इसका जैविक नाम है टिटिकम एस्टेवी और वंश है टिटिकम, कुल है पोएसी, गण है पोएलस और वर्ग है मोनोकोटिलिनी और संघ है एंजियोस्पर्मी। तो ये चित्र का हमने इसको क्लियर कर लिया। अगला है सारांश। जीव जगत में प्रचुर मात्रा में विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। असंख्य पादप तथा प्राणियों की पहचान तथा उनके वर्णन किया गया है, परंतु अब भी उनकी बहुत बड़ी संख्या अज्ञात होती है। जीवों के एक विशाल परिसर को आकार, रंग, आवाज़, शरीर, कृम्यात्मक तथा आकारीय लक्षणों के कारण हम जीवों की व्याख्या करने के लिए बंधित होना पड़ता है। जीवों तथा विभिन्नता इनकी किस्मों के अध्ययन पर सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीव विज्ञानियों ने कुछ नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिससे जीवों की पहचान, उनका नाम पद्धति तथा वर्गीकरण संभव हो सके। ज्ञान की इस शाखा को वर्गीय का नाम दिया गया है। पादपों तथा प्राणियों को विभिन्न स्पीशीज का वर्गीय अध्ययन कृषि, वानिका और हमारे जैव संसाधन में विभिन्नता के समान ज्ञान में लाभ सिद्ध हुए हैं। वर्गीकी के मूलभूत आधार जैसे जीवों की पहचान, उनका नामकरण तथा वर्गीकरण विश्वव्यापी रूप से अंतर्राष्ट्रीय कोड के अंतर्गत विकसित किया गया है।
समरूपता और विभिन्नताओं को आधार मानकर प्रत्येक जीव को पहचाना गया है तथा उसे द्विपद नाम दिया गया है। सही वैज्ञानिक तथा तंत्र के अनुसार द्विपद नाम पद्धति जीव वैज्ञानिक नाम का जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है दिया जा सकता है। जीव वैज्ञानिकरण या जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को प्रदर्शित करता है। बहुत से वर्ग पद होते हैं जिन्हें प्रायः वर्गीकी, समवर्ग तथा अथवा टैक्सा कहते हैं। यह सभी वर्गों का वर्गीकरण पदानुक्रम बनाते हैं।